बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सभी महामानव बाबा साहब, बहुजन सम्राट माननीय कांसीराम साहब, संस्था के संस्थापक माननीय प्रकाश भारती साहब, हमारे संस्था के आचार्य माननीय कृष्ण बौद्ध साहब, उपाध्यक्ष जी, सभी महासचिवगण, प्रदेश संयोजकगण और उपस्थित सभी आदरणीय जनों को सादर नमो जय। संगठन के विस्तार के संबंध में अच्छे तरीके से मान्यवर संस्थापक जी के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वही बातों पर हमें विशेषकर ध्यान देना है। विचारधारा के साथ साथियों को बांधना है। विचारधारा ही एक ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है जिन्हें हम त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि ज्ञान, अच्छा मार्ग और अच्छे मार्ग पर चलने वाला समूह। और ये चलते हैं। बुद्ध ने सिद्धार्थ राजकुमार जो थे उनने बुद्ध की अवस्था प्राप्त की, उस अवस्था को ही ज्ञान कहते हैं। हम ज्ञान की शरण को नमन करते हैं और इसके मार्ग कैसे होंगे ज्ञान के, उसको हम धम्म कहते हैं, सही मार्ग। इसका सरल अर्थ है सदाचरण, यानी कि मित्रता। इसका फाउंडेशन है मित्रता। असमानता जहाँ रहेगी वहां मित्रता नहीं रहती है। और इससे सदाचार के मार्ग, भाईचारे के मार्ग पर जो समूह चलता है उसे संघ कहते हैं। संघ वंदना में इसको इस प्रकार से आता है, प्रदेश महासचिव यदं चत्तारि अट्ट पुरुष पुंगला, भीष्म नारायण, जो 4 गुरुओं का समूह है। जो तुम कह रहे मुझे पद मिल रहा प्रदेश महासचिव का। उपासक संघ, उपासिका संघ के अभाव में भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ का वह ज्ञान जो बुद्ध से ट्रांसफर होते होते सदियों तक भिक्षु संघ में चला जाता है, वह ज्ञान समाज तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। नीलेश को भेज रहा है क्या? अगर माध्यम नहीं है और जो परंपरागत माध्यम थे जो लंबे समय से चले आ रहे थे, उन माध्यमों ने अपने आप को आपसी विवादों में गैर सदाचरण के रवैये से उलझा रखा था। और मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि उलझे हुए लोग कभी सुलझे हुए काम नहीं करते। विचारधारा पर चलने वाले संगठन आगे चलकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति अपनाने में सफल होते हैं। प्रत्येक समय में अगर हम देखते हैं तो विचारधारा उसमें महत्वपूर्ण होती है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब सामाजिक क्रांति के बारे में लिखते हैं कि सामाजिक समस्याओं का कार्य न होने पर राजनीतिक और राजनीतिक कार्य नहीं किए जा सकते। हर राजनीतिक क्रांति के पीछे एक सामाजिक क्रांति होती है, और जहां जहां सामाजिक क्रांति हुई है वहां पर
राजनीतिक क्रांति फलीभूत हुई है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा राजनीति का केंद्र क्यों रहा है, जागरूकता का केंद्र क्यों रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र संतों का गढ़ रहा है। महाराष्ट्र में बहुत संत हुए हैं। बुद्ध की विचारधारा को समझकर चंद्रगुप्त मौर्य बड़े शासक बने और संगठन बड़े लंबे समय तक उनका फलीभूत होता रहा। शिवाजी महाराज संतों के विचारधारा का अध्ययन कर कर उन्होंने संगठन तैयार करके, समाज को तैयार करके, समाज में बिलीव करके लंबे समय तक उन्होंने देश पर राज किया। संतों की जो विचारधारा है वह विचारधारा हमारी बहुजन समाज की विचारधारा है। इस विचारधारा में समय के साथ कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं। उन इम्प्यूरिटीज को खत्म करने के लिए बैठक, सेमिनार, सभा, शिविर, प्रशिक्षण लगाए जाते। इनके अलग अलग महत्व हैं। सब 26 फरवरी 1982 में समाज में समझाने के लिए मानवर कांसीराम साहब ने नई दिल्ली में बोला। तो इस प्रकार से कांसीराम साहब ने कहा, अभी तक हमने एक ही प्रकार का नेतृत्व देखा है, भय है। भय लोग जो मंच पर जोशीला भाषण देते हैं और जिनको अपना दुश्मन समझ लिया है उनको कोसते रहते हैं, जनता से तालियां बजवाते हैं और अंत में भाग जाते हैं। हमारे आंदोलन को इस प्रकार के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। जब मैं नेतृत्व की बात करता हूं तो मेरा मतलब राजनीतिक नेताओं से नहीं है। इसलिए जब मैं अपने आंदोलनों के लिए आवश्यक नेतृत्व की बात करता हूं तो उसे आप गलत ना समझें। अगर हमें संघर्ष और राजनीति भी चलानी है तो गैर राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। और मानवर कांसीराम साहब ने इस गैर राजनीतिक कार्य के लिए 20 वर्ष, पूरे 20 वर्ष का समय लिया, 64 से लेकर 72 तक का। गैर राजनीतिक संगठन किस प्रकार चलाए जाते हैं उन्होंने महाराष्ट्र में सीखा। अगर हमें संघर्ष और राजनीति भी चलानी है तो गैर राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। और जब मैं कहूं कि हमें 25,000 नेताओं की आवश्यकता है जो आंदोलन को चलाने के लिए कार्य करेंगे। आंदोलन से मेरा मतलब है राजनीतिक नेताओं से नहीं, मेरा मतलब है सामाजिक क्रांति को कार्य करने वाले लोग। एक मानवर कांसीराम साहब ने 1982 में नई दिल्ली में 26-27 फरवरी को 2 दिन के सम्मेलन में क्यों कहा? क्योंकि बुद्ध, कबीर, महात्मा फुले जैसी महान विभूतियों के विचारों को आत्मसात कर सामाजिक क्रांति के उद्घोषक और पोषक बोधिसत्व बाबा साहब का जन्म युग और काल की धाराओं को मोड़ने के लिए हुआ था। उनके बहुआमी व्यक्तित्व को समझने के लिए किसी विद्वान को वर्षों लग सकते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू इतने गहरे हैं कि उनको था लेना बड़ी मुश्किल की बात है। तो समाज हम पर विश्वास क्यों करे? आज प्रथम वक्ता के तौर पर मानवर महासचिव हमारे जो जम्मू कश्मीर से हैं, इंजीनियर बनगोत्रा साहब ने ये बात रखा कि समाज हम पर क्यों विश्वास है। तो ये प्रश्न तथागत से पंचवर्गीय भिक्षु संघ ने भी किया था। जब उन्होंने प्रथम धम्म उपदेश या प्रथम कैडर सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया तो उन्होंने भी यही कहा
कि हम पर समाज विश्वास क्यों करे। तो उन्होंने कहा कि आप समाज के सामने एक ऐसा आदर्श लेकर प्रस्तुत होंगे और आदर्श को देखकर समाज आपका अनुसरण करेगा। वो आदर्श क्या है? अलिप्त रहना। अलिप्त का मतलब क्या है? उसी जगह रहकर उसी जगह के संस्कारों को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना। और एक कमल का उदाहरण गौतम बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षुओं के समक्ष रखते हैं कि एक कमल का विकास और जीवन दलदल में या सरोवर में पैदा होता है। सरोवर में ऊपर पानी दिखता है, ऊपर की लेयर होती है, जो हम देखते हैं वो पानी वाली लेयर होती है और उसके नीचे दलदल होती है। कमल का विकास और जीवन उसी दलदल से प्रारंभ होता है, लेकिन जब कमल खिल जाता है और कमल खिलकर जब सरोवर से ऊपर आता है तो कीचड़ के प्रभाव कमल के पत्ते और कमल की पंखुड़ियों पर नहीं होते हैं, और कमल से जो पानी की बूंदें गिरती हैं वो पानी की बूंदें चांदी के जैसी समान सदृश से दिखाई देती हैं। कभी आपने फोटो में कमल के पंखुड़ियों से फूल उसकी पत्ती पर बूंद गिरते हुए देखोगे तो वो मोती की तरह चमकती हुई चमचमाई दिखाई देती। तो बुद्ध कहते हैं कि आप ये मोती बनकर जाएंगे उससे समाज में। आप कमल हैं और समाज में जो आप धम्म उपदेश करेंगे, देशना करेंगे, वह मोती की तरह गिरनी चाहिए। और मोती को देखकर जो हमारा समाज है वह आपकी तरफ मैग्नेट पावर की तरह आएगा और उनको देखकर हाथ लगाकर टच करके सुखद अनुभूति प्राप्त होगी और समाज पर आपके संस्कार धीरे 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 हावी होते चले जाएंगे। आप समाज की घेराबंदी करते जाएंगे और फिर जैसा आप करेंगे समाज वैसा ही होता चला जाएगा, क्योंकि समाज प्रिंसिपल को नहीं जीता है। समाज प्रिंसिपल नहीं जानता है, समाज अनुसरण करता है। जैसे कि बनगोस्त्र साहब फैंसी शर्ट पहनते हैं तो उनके आसपास जितने भी साथी हैं वो शर्ट को देखेंगे, शर्ट बहुत अच्छी है, मैं भी ये शर्ट लाऊंगा। या अगर उनसे अच्छी दोस्ती है तो पूछ ही लेंगे बनगोत्रा साहब शर्ट कहाँ से ली है आपने, एक मुझे भी शर्ट दिलाओ। तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई बनगोत्रा साहब को देखकर, शेषराव साहब को देखकर, तांडी साहब को देखकर, कमलेश जी को देखकर, किसी को भी देखकर जो हमारे साथी हैं वो ये देखकर समाज अनुसरण करता है। आप एक तो आपका चाहने वाला आपका अनुसरण करता है और एक आपका विरोधी है, वह जलन में ये कहता है कि अच्छा ये शर्ट है, मैं इससे अच्छी शर्ट पहन के दिखाऊंगा इसे। यही थोड़ी शर्ट खरीद सकता है, यही थोड़ी रेड चिप का जूता 4000 का पहन सकता है, मैं 6000 का लाऊंगा। तो उसने भी आपका अनुसरण किया, वह आपसे वह जलन करता है। जलता भले ही आपसे, अंदर ही अंदर आपको देखकर जलता है, लेकिन वह भी आपका कहीं ना कहीं अनुसरण कर रहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि समाज आप पर इसलिए विश्वास करेगा, हे परिव्राजको, हे पंचवर्गीय भिक्षुओं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत अच्छा सवाल। समाज आप पर क्यों विश्वास करे? समाज के लिए आप मॉडल ऑफ द सोसाइटी के रूप में प्रस्तुत होंगे तो समाज आपको ऊपर लेगा और सब देगा। जैसे कीचड़ कमल को क्या देता है? ऊर्जा देता है, पानी देता है, रहने के लिए स्थान देता है और हमेशा उसको अपने में समाये रखता है और सुगंध अपनी शोभाएं बनाए रखता है। इसी प्रकार समाज में आपको कमल की भांति अलिप्त कीचड़ के संस्कार जिस प्रकार कमल पर हावी नहीं होते, बल्कि कमल का प्रभाव पूरे सरोवर पर हावी होकर सरोवर को सुंदर बना देता है। देखने में, आंखों से देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसी प्रकार आप समाज में देखने में, आचरण में, कार्य में समाज के सामने आप सुंदर दिखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सिद्धांत त्रिशरणपंथशील है। त्रिशरणपंथशीली क्यों दिया? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें संवैधानिक हमारी जो प्रेम्बल है वो समाई हुई है। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो बुद्धिज्म के फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन मानवर
साहब ने समाज में जाकर बताया कि ये संविधान की प्रेम्बल है। हमारा समाज भूल गया था। कहीं तो मानवर साहब ने स्लोगन दिया, कोटेशन दिया कि कहीं हम भूल न जाएं, तो वो बार बार हमारे महापुरुषों के उसके साथ आते रहते हैं। तो वो स्लोगन पर भी हम लोग बार बार ये देखते हैं कि ये कौन सा है, कहीं हम भूल न जाएं। तो कांसी राम साहब ने कहा कि जो महापुरुषों की विचारधारा है, वो महापुरुषों की विचारधारा मानव मानव के बीच भाईचारा बताने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए, इससे समाज की घेराबंदी होती है भाईचारे से। और के बौद्ध साहब कहते हैं कि इसको करने के लिए आपके पास साधन क्या है, आप उदाहरण कैसे पेश करोगे? तो बुधवार को बैठ जाइए। बुधवार को खीर खाना एक प्रोपोगेंडा टाइप का है, लेकिन प्रोपोगेंडा समाज में बहुत चलते हैं, हर समय बहुत चलते हैं। ये बुद्ध ने कहीं भी नहीं कहा कि बुधवार को खीर खाइए या सुजाता की खीर खाइए या संडे के दिन आप उसमें जाइए, लेकिन मिलने के बहाने अगर हम सब ऐसे ही प्रिंसिपल पढ़ते रहे, थ्योरी पढ़ते रहे और प्रैक्टिकली नहीं आए, तो धम्म को हम नहीं समझ सकते। धम्म क्या है? प्रैक्टिकल ही है, सैद्धांतिक नहीं है। प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल है। जब हम समाज में भाईचारे के साथ बैठेंगे, समाज तो बहुत दूर की बात है, हाँ आपस में परिवार के लोग एक साथ ना सुबह का खाना खाते, ना शाम का खाना खाते, सब अपने अपने तरीके से खाना खाते हैं, तो हमें भाईचारा नहीं है। तो हमें उनके अंदर की फीलिंग्स का पता नहीं चलती कि बहू में क्या फीलिंग्स है, बेटे में क्या फीलिंग्स है, पिता में क्या फीलिंग्स है, माता में क्या फीलिंग्स है, इनको क्या चाहत है, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं। जब हमारा होल्ड हमारे घर पर ही नहीं रहता, बस जबरदस्ती हम चला रहे हैं, तो फिर हम पड़ोस में कैसे चलेंगे, समाज में कैसे चलेंगे? क्योंकि हम विचारधारा को मात्र थॉट के रूप में पढ़ रहे हैं, एक थ्योरी के रूप में ले रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए, इन्होंने संगठन तैयार किए, उन्होंने त्याग किया, और त्याग करने के बाद क्या त्याग किया, उसकी सफाई भी की। अगर हम त्याग करने के बाद उसको सफाई नहीं किया, उसको हम नहीं भूले और उसी को लेकर बैठे रहे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो हम यहीं उलझे रहेंगे। उसको भूल जाना है। जैसे सिद्धार्थ राजकुमार ने अपना राज्य छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने माता पिता छोड़े, अपने पत्नी और पुत्र छोड़े, इसका जिक्र कभी उन्होंने भिक्षु संघ के समक्ष नहीं किया कि मैंने कितना बड़ा त्याग किया है। और त्याग करने के बाद उन्होंने समय लिया, और समय लेने के बाद समर्पण के साथ विश्वास जीतने के लिए समाज में अपने ही क्लोन जीरोक्स तैयार किए, जो समाज में गए। जैसा बुद्ध का ज्ञान था, वैसा ही भिक्षुओं का ज्ञान होता था, और अंतिम समय तक अंतिम छोर का जो भिक्षु होता था, वह ज्ञान वैसा ही होता था जैसे तथागत का। और मोरलिटी यानी कि जो नैतिकता है, उसको उन्होंने सर्वोपरि रखा। और नैतिकता के अभाव में समाज की आप घेराबंदी नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का ही उपयोग होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का अगर हमने उपयोग नहीं किया, तो देश जो एक संघ है वो चल नहीं सकता। तो इनको स्थापित करने के लिए, संघ के विस्तार करने के लिए, हमें विचारधारा को पहले अच्छे से समझना होगा। आपस में उलझना नहीं है किसी भी मुद्दे पर। समय समय पर जैसे हमारा स्वस्थ शरीर है, इसमें सर दर्द भी होता है, जुकाम भी होता है, कान दर्द भी होता है, गला दर्द भी होता है, पेट खराब भी होता है, बुखार भी आता है। कभी कभी एक्सीडेंटल समय में एक आध बॉडी के पार्ट्स में मिसिंग भी आ जाती है या फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग के साथ फिर हम दोबारा से तैयार हो जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। तो जो हमारी विचारधारा है, उसको हमें ट्रीटमेंट के रूप में लेते रहना चाहिए। और जो विचारधारा है, जितनी हमने समझ ली है, ये अंतिम नहीं है। ये मात्र आपने जितनी समझ ली है उतनी ही है, अंतिम नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि बाबा साहब को समझ पाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जैसे बुद्ध ने संघ बनाया, और संघ के लिए जो नियम बनाए, उनको नियम नहीं लिखा, उन्होंने विनय लिखा।
अगर नियम लिख देते तो नियम टूट जाते। उन्होंने कहा विनय है, निवेदन है, इनको आपको मानना पड़ेगा। विनय लिखा और इसके पूरे जो संग्रह है उसको विनय पिटक कहा गया है। उसमें भिक्षुओं के लिए बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बुद्ध जानते थे कि आगे चल के नियमों में संशोधन होगा, आगे चल के नियम टूट भी सकते हैं। उन्होंने नियम नहीं कहा, इसको विनय कहा है, विनय पिटक कहा है। तो विनय कभी नहीं जाते, विनय तो विनय रहते हैं हमेशा। इसलिए त्रिशरण और पंचशील तथागत का महान सिद्धांत है। जो पहला त्रिशरण है वो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। जैसे हम कहते हैं प्रतिदिन बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। जब हम ज्ञान की शरण में जा गए, ज्ञान यानी कि प्रज्ञा दृष्टि जो सही और गलत का अर्थ कराए, जब हम सही और गलत का अर्थ समझने लगे तो फिर आपस में हम कभी उलझ ही नहीं सकते। सभी मुद्दे डेमोक्रेटिक रूप से होंगे, सभी मुद्दे आपस में डिबेट के आधार पर होंगे, सभी मुद्दे आपस में भाईचारे के सहमति के साथ निपटाए जाएंगे और सभी कार्य आपस में सहमति के आधार पर एक रूपता के साथ पूरे भारत में बढ़ाए जाएंगे। जैसे मानवर साहब के समय में पूरे भारत में एक ही नारा, एक जैसे नारे, एक ही जैसे कार्य पूरे भारत में चलते थे। जैसा मानवर साहब बोलते थे वही पूरे भारत में चलते थे। लेकिन हम अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं मैंपन घुसेड़ देते। इस मैं के वजह से कहीं ना कहीं मिसिंग्स आते हैं। तो हमको इन मिसिंग्स को समझने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हम समय नहीं ले रहे। बुद्ध ने बुद्ध बनने के लिए सिद्धार्थ राजकुमार से बुद्ध बनने तक के लिए 6 वर्ष का समय लिया। अलग अलग जगह भौगोलिक परिस्थितियों में, भाषाई परिस्थितियों में और गुरुओं के ज्ञान को सीखकर 6 वर्ष लगाया। बाबा साहब ने 1916 में आगाज किया कि मैं चाहता क्या हूँ। 1935 में घोषणा की और 1956 तक उन्होंने कार्य करते रहे समाज के बीच। तो समाज का उन्होंने विश्वास नहीं जीता, पूरी समाज को जीत लिया था। जबकि बाबा साहब इतने बड़े बैरिस्टर थे, वो तर्क के आधार पर पूरे भारत को जीत सकते थे, पूरे भारत को हरा सकते थे। लेकिन हराए हुए लोगों को आप दिल से नहीं जीत सकते। आप तर्क के आधार पर किसी को हरा तो सकते हो, तर्क देकर आप किसी को अपनी बात मनवा सकते हो। आर्गुमेंट्स अगर आपके अच्छे हैं, एविडेंस आपके पास अच्छे हैं, तो आप किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने अपने आर्गुमेंट्स को सक्सेस कर सकते हो। लेकिन तर्क के आधार पर हराए जाने पर आप उसको हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे, आप उसको जीत नहीं सकते। तो बाबा साहब ने बिलीव पैदा किया, समाज में विश्वास पैदा किया। मानवर कांसीराम साहब ने भी ऐसा ही बिलीव पैदा किया। लेकिन 1972 में महाराष्ट्र में एक घटना घटती है। 29 मई 1972 में एक दलित पेंथर की वहां स्थापना होती है। तो मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब की और बुद्ध की थॉट को इतना पढ़ा था, जब उन्होंने देखा कि ये बुद्ध की थॉट है ही नहीं है, तो लोग ये कहाँ जा रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग क्यों पागल हो रहे हैं। लेकिन समय के अनुसार आंदोलन बढ़ते हैं, अराजकता बढ़ती है और दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से भी आरपीआई और कांग्रेस के बीचों में जो सीटों का बंटवारा हुआ था उससे दुखी थे। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि ये बुद्ध की थॉट नहीं है, ये बाबा साहब की विचारधारा नहीं है। आप सामाजिक रूप से भी दलित पैंथर जो खूनी क्रांति का समर्थक है, जबकि बुद्ध की क्रांति, फुले की क्रांति, गाडगे की क्रांति, सभी संतों की क्रांति एक गैर रक्तपात की क्रांति है। तो फिर हम गलत क्रांति के क्यों चलें? इस प्रकार की क्रांतियां लंबे समय तक नहीं चलती हैं और हालातों के आधार पर उपजी हुई क्रांतियां हालातों के हल हो जाने पर हट जाती हैं, जो लंबे समय तक नहीं चलती। थॉट, स्पीच और एक्शन के आधार पर कार्यकर्ता तैयार होते हैं। जो मानवर साहब का फार्मूला था, थॉट यानी कि व्यक्ति के विचार कैसे, स्पीच यानी कि बोलता कैसा है, एक्शन उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर ये बोलता ही है, सोचता है और बॉडी से कुछ नहीं करता, एक्शन कुछ नहीं है। 100 भाषण और एक लेसन समाज में लेकर आप एक लेसन जाएंगे तो 100 भाषण के ऊपर पड़ जाते हैं। 100 भाषण आप देते रहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन समाज में आप एक लेसन लेकर लग जाओगे तो वो एक्शन है।
आप एक्शन मोड में आते हैं तो कार्य करना प्रारंभ हो जाता है। तो हमको जैसा मान्यवर भारती साहब बताते हैं कि प्रत्येक जिले में 5-5 कार्यकर्ता बना लें और इसको महापुरुषों की विचारधारा समझाएं। प्रत्येक राज्य में 5-5 कार्यकर्ता बना लें जो इस बात को समझ सकें और हमारे कमिश्नरी में और सेक्टर में, मंडल में इस बात को समझा सकें। सेक्टर मंडल के 5-5 कार्यकर्ता अपने-अपने जिले में समझा सकें और जिले के 5-5 कार्यकर्ता अपने ब्लॉकों में समझा सकें। ये सूची आप शीघ्र जिस स्तर पर हैं बनाकर अपने हस्ताक्षर से केंद्रीय कार्यालय को भेजें और इसकी स्टेपनी के रूप में दूसरी भी तैयार रखें। कभी-कभार क्या होता है कि हमने किसी का प्रस्ताव कर दिया, 2 दिन बाद उन्होंने मना कर दी कि मैं ये कार्य करना नहीं चाहता, तो आप फेल हो जाएंगे। गाड़ी कितनी सी अच्छी क्यों ना हो, कोई भी कंपनी की क्यों ना हो, स्टेपनी व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है तो गाड़ी कहीं ना कहीं आपकी रुक सकती है। रुकेगी तो स्टेपनी या पंचर बनवाने में बहुत टाइम लगता है। स्टेपनी व्यवस्था भी आप रखें। ए और बी के रूप में आप 2-2 टीम तैयार रखें और जो भी आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो एक-एक करके रिप्लेस करते जाएं बी टीम से। और आपने आज मुझे लंबा समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अध्यक्ष बादल सिंह बहुत साहब जी, आपने संगठन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। कमल कीचड़ में भी निकलते हुए भी कितना अच्छा लगता है, चांदी जैसा, वही उदाहरण देके भी समझाया। काशीराम का उदाहरण देके मानव के बीच में जो भाईचारा बनाने का वही समझाया। और के बहुत का भी बताया कि हर बुधवार को खीर बनाओ और अड़ोसी पड़ोसी में खिलाओ और भाईचारे के जैसा अपना वो माहौल बनाओ तो अपना संगठन मजबूत बने। त्रिशरण और पंचशील का पालन करो, वही बताया। और 100 भाषण और 1 लेसन का उदाहरण देके भी साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आज 80 लोग जुड़े हैं, साहब ने बताया जिलेवार 5-5 लोगों, सभी राज्य वाले, वैसे करके संगठन को बड़ा बनाने का है। आज ऐसे लोग जूम मीटिंग में जुड़े हैं तो अपने 5 मित्र तो रख सकते हैं, ऐसा कि अपन को उसको दबा के भी कर सकते हैं, भाई अपने साथ रहने का है। तो ऐसे लोग जो 5 लोगों को जोड़ लेंगे तो 400 लोग हो जाएंगे। ऐसे ही बना के हमारा संगठन बहुत मजबूत बनेगा और हमको भी आशा है कि आरबीएम एक बड़ा वर्कफोर्स बनेगा। और समय हो गया है तो मैं अध्यक्ष जी बादल सिंह को नम्र करता हूं कि मीटिंग को समाप्ति करने का प्रगति। जी, सादर आभार। मीटिंग को आज समापन करने की विधिवत घोषणा की जाती है और सभी साथी सभ्य सत्ता के लिए अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सभ्य सत्ता सुखी हुन्तु, सभ्ये हुन्तु चकीनु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखभाग्, सभ्ये सत्ता सुखी सभ्ये हुन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखभाग्, सभ्ये सत्ता सुखी हुन्तु, सभ्ये हुन्तु चकीनु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखभाग्। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी साथियों को सादर नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय।